हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल टर्म्स स्टार्टिंग विद लेटर एल। ये टर्म्स क्लास 10th 11th 12th और नीट एंड अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम कुछ हाईली यूज़फुल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आवर फर्स्ट टर्म इज लोकस। लोकस क्या है? इट इज द स्पेसिफिक फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम वेयर अ पर्टिकुलर जीन और जेनेटिक मार्कर इज लोकेटेड। क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक एक फिक्स पोजीशन होती है जहाँ पे कोई जीन या जेनेटिक मार्कर हमारा प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लोकस। तो लोकस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स पर किसी जीन का एग्जैक्ट या फिक्स्ड पोजीशन। हर जीन क्रोमोसोम पर एक पर्टिकुलर जगह पर लोकेटेड होता है और उसी जगह को हम लोकस कहते हैं। अच्छा, लोकस का प्लूरल फॉर्म होता है लोकाई, LOCI। अगर हम बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेम जीन सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट होता है। तो उसमें जो आपके दो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसमें जो सेम जीन है वो सेम लोकस पर ही दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन उस जीन के फॉर्म्स यानी कि एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो सिंपल हम लोग लैंग्वेज में अगर समझें तो जीन का एड्रेस ऑन क्रोमोसोम, लोकस को क्या बोलेंगे कि ये जीन का एड्रेस है कहाँ पे? क्रोमोसोम के ऊपर। लोकस में अगर हम एग्जांपल से समझें तो जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी कि ABO ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जीन क्रोमोसोम नंबर 9 के एक स्पेसिफिक लोकस पर आपका लोकेटेड होता है। याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 9 के स्पेसिफिक लोकस पर ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो लोकेटेड होता है। तो लोकस क्या हो गया? जीन का एड्रेस किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, सिंपल। नेक्स्ट टर्म इज लाइगेज, जिसको हम DNA लाइगेज भी कहते हैं। ऑफन कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि DNA को जोड़ने का काम कर रहा है। This enzyme joins DNA strands together by catalyzing the formation of phosphodiester bonds। ये एंजाइम जो है वो DNA strands को जोड़ने का काम करता है, कैसे? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बना के। तो लाइगेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि DNA के फ्रेगमेंट्स को जॉइन यानी कि जोड़ने का काम करता है, और ये DNA बैकबोन में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है। इसी वजह से जो आपके स्ट्रैंड्स हैं वो जुड़ पाते हैं। तो लाइगेज में हमने जो मेन एंजाइम देखा है दैट इज़ DNA लाइगेज। इसके फंक्शन की बात करें अगर हम बच्चों, तो DNA रेप्लिकेशन के टाइम जो लैगिंग स्ट्रैंड पर छोटे छोटे DNA पीसेस बनते हैं जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है? DNA लाइगेज करता है। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, लाइगेज का एक्शन होगा उन पे, और फिर यही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कंटिन्यूअस DNA स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले ये नॉन कंटिन्यूअस थे यानी कि टुकड़ों में टूटे हुए थे, DNA लाइगेज ने इनको जोड़ दिया, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाए इनके बीच में, और इसी वजह से अब ये कंटिन्यूअस DNA स्ट्रैंड्स बन चुके हैं। बात करें इनके रोल की बायोटेक्नोलॉजी में, तो जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में लाइगेज का जो यूज़ है बच्चों, वो फॉरेन DNA को, जैसे कि जो हमने अपना डिज़ायर DNA लिया है फॉरेन DNA, उसको वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। वेक्टर मतलब कोई प्लाज्मिड हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी में DNA लाइगेज को फॉरेन DNA को वेक्टर DNA के साथ जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी? मॉलिक्यूलर ग्लू। नेक्स्ट टर्म है बच्चों लाइसोसोम। ये एक सेल ऑर्गेनेली है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी कि इसके अंदर पावरफुल एसिडिक एंजाइम्स हैं दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटीरियल्स एंड सेलुलर डेब्रीज, और इसी को कहा जाता है सोसाइटल बैग एनिमल सेल्स में। लाइसोसोम का काम होता है बच्चों कि जो सेल, अगर कोई सेल का लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है या कोई सेल इन्फेक्टेड हो गया है बाय द पैथोजेंस, तो यही लाइसोसोम्स क्या होता है, सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली ये बर्स्ट हो जाता है और उस सेल को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे ही ये बर्स्ट होगा, इसके मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड होंगे
तो ये रिलीज़ करेगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी कि पावरफुल एसिडिक एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, जो कि आपके सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन सभी को ख़त्म कर देगा, उन सभी को डिसॉल्व कर देगा, जिसकी वजह से वो सेल का जो एग्जिस्टेंस है वो कम्प्लीटली अबॉलिश हो जाएगा, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइजोसोम्स जो हैं वो बनते किससे हैं, तो ध्यान रखिएगा, लाइजोसोम्स जो हैं वो आपके बनते हैं गोल्जी अपैरेटस से। गोल्जी अपैरेटस का एक फंक्शन है कि वो लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन भी करता है। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलें तो हमारा नेक्स्ट टर्म है लेंटिसेल्स। ये स्मॉल लेंस शेप्ड पोर्स होते हैं इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम एंड रूट्स दैट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यूज। यानी कि देखिए, लीव्स के ऊपर तो प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, लेकिन जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें जो वुडी स्टेम और रूट्स हैं उनके ऊपर मौजूद होते हैं लेंटिसेल्स। ये आपके छोटे छोटे लेंस शेप के पोर्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि स्टोमेटा की तरह ही इनका भी काम होता है। बट स्टोमेटा जितने ज़्यादा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स उतने ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये एटमॉस्फेयर और इंटरनल जो टिश्यूज़ हैं उनके बीच में जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेंटिसेल्स जो है बच्चों वो छोटे छोटे स्पॉन्जी ओपनिंग्स होते हैं जो कि वुडी स्टेम्स, यानी कि जो लकड़ी वाले तने होते हैं उसमें, रूट्स में और इवन फ्रूट्स की सरफेस पर भी मिलते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट्स के पास कोई प्रॉपर ह्यूमन बींग्स की तरह या अदर एनिमल्स की तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो इसलिए इनके हर पार्ट्स खुद अपने आप से रेस्पायर करते हैं। इसके लोकेशन की बात करें तो ये वुडी स्टेम कुछ फ्रूट्स में जैसे कि एप्पल, पीयर, इन सब में मौजूद होता है इनके सरफेस पे, और कभी कभी ये हमें रूट्स में भी देखने को मिलता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों लेंटिसेल्स की, तो ये लूजली अरेंज्ड सेल से बने होते हैं। इनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। इनमें गार्ड सेल्स नहीं होता है जो कि आपको स्टोमेटा में देखने को मिलते हैं। इसके फंक्शन क्या हुआ फिर, ये ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करता है, रेस्पिरेशन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज में बेसिकली आपका पार्टिसिपेट करता है। तो जो लेंटिसेल्स है वो वुडी स्टेम का क्या है, ब्रीदिंग पोर है। अगर कोई पूछे कि लेंटिसेल्स क्या है तो आप बता सकते हैं कि ये वुडी जो स्टेम होते हैं प्लांट्स में उसका ब्रीदिंग पोर है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों लेंटिसेल्स की कि जैसे स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं, डे टाइम में ओपन, नाइट टाइम में क्लोज, वैसे लेंटिसेल्स नहीं होते हैं। ये परमानेंट ओपन ही रहते हैं, ये क्लोज नहीं होते हैं। हमारा अगला टर्म है लाइकन। लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस जिसको हम माइकोबायोंट भी कहते हैं एंड एन एल्गा, और साइनोबैक्टीरियम जिसको हम फाइकोबायोंट कहते हैं। फंगस और एल्गा के बीच में, फंगस या ग्रीन एल्गा या फंगस या फिर किसी साइनोबैक्टीरिया के बीच में जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसी को हम कहते हैं लाइकन। फंगल कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबायोंट, और वो कंपोनेंट जो फोटोसिंथेटिक इन नेचर है यानी कि एल्गा या साइनोबैक्टीरियम उसको बोलते हैं फाइकोबायोंट। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। एल्गा जो है खाना बना के दे रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फंगस उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करवा रहा है। मिनरल्स प्रोवाइड करवा रहा है, वाटर प्रोवाइड करवा रहा है एल्गा को। तो ये आपस में दोनों की मदद कर रहे हैं और एक क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, इसलिए इसी क्लोज एसोसिएशन का नाम है लाइकन। तो लाइकन बच्चों एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से मिलके बनता है, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म मिलकर एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया आपका फाइकोबायोंट, एक हो गया माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट की बात करें जिसमें एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरियम आते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। फंगस की बात करें तो ये प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ में ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके भी जो फाइकोबायोंट है उसको देता है। तो सिंपल टर्म्स में लाइकन्स इज इक्वल्स टू एल्गी प्लस फंगस, यानी कि फाइकोबायोंट प्लस माइकोबायोंट। अब इसके स्पेशल फीचर्स भी हम कुछ देख लेते हैं बच्चों लाइकन्स के। जो लाइकन्स हैं वो एयर पोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे लाइकन्स का ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो होता है, लाइकन्स वहाँ ग्रो ही नहीं करेंगे। इसीलिए लाइकन्स को हम पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज़ में लाइकन ग्रो नहीं करते हैं।
जहाँ पे जिस एरिया में बच्चों SO2 पोल्यूशन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेंस का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है। आप इसको अगर कभी पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे रॉक्स के ऊपर आप सफ़ेद कलर का एक परत जमा हुआ देखेंगे, उसको आप बर्फ़ के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो आपका होता है लाइकन। तो लाइकन में भी बच्चों कुछ टाइप्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि क्रस्टोज जो कि क्रस्ट जैसा होता है, फोलियोज जो कि लीफ के जैसा होता है, और फ्रूटिकोज जो कि ब्रांच या फिर बुशी होता है। तो ये 3 टाइप के लाइकन्स भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। नेक्स्ट टर्म है बच्चों लिम्फ। इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसेस, यानी कि ये एक वाइट फ्लूइड है जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस मींस सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा की तरह ही है, ब्लड प्लाज्मा की तरह, बट लैक्स प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं जैसे फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इसमें लिम्फ में वो प्रोटीन्स नहीं होते हैं। और इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना फैट एंड फाइट इन्फेक्शंस वाया लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर WBCs ही होते हैं, RBCs नहीं होते हैं, इसलिए कलरलेस है, वाइट कलर के होते हैं, और इसका मेन काम है फैट को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी। और साथ साथ में WBC मौजूद है तो ये इन्फेक्शन यानी कि पैथोजन से लड़ने में हमें मदद करता है। तो लिम्फ बच्चों एक लाइट वैसे तो कलरलेस है, बट ये लाइट येलो कलर का भी फ्लूइड हो सकता है जो कि बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है, और ये टिश्यू फ्लूइड से मिलकर बनता है, और इसीलिए ये हमें बॉडी डिफेंस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें लिम्फ की, तो इसमें होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स यानी कि WBCs, वाटर, प्रोटीन बिल्कुल जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो नहीं होते हैं, कम अमाउंट में बिल्कुल प्रोटीन होंगे, और फैट्स इसमें आपका मेनली प्रेजेंट होता है फैट जो कि स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया हुआ फैट होता है। तो ध्यान रखिएगा लिम्फ के अंदर मेनली आपके लिम्फोसाइट्स हैं और फैट्स हैं। इसके फॉर्मेशन की बात करें कि ये बनता कैसे है, तो ब्लड कैपिलरी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड टिश्यू में चला जाता है वही फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करता है और लिम्फ बन जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो टिश्यू फ्लूइड में कन्वर्ट होगा, और वही टिश्यू फ्लूइड आपका क्या बनेगा? लिम्फ। फंक्शंस की बात करें अगर हम लिम्फ की, तो ये आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू? लिम्फोसाइट्स के थ्रू। एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में वापस भेजता है लिम्फ आपका। लिम्फ को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फैट्स एब्जॉर्ब करता है, ये किसके थ्रू करता है फैट को एब्जॉर्ब? लैक्टील्स के थ्रू। लैक्टील्स क्या है उसको भी हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे। तो आपका जो लिम्फ है बॉडी में, वो भी आपके बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि ब्लड है, और ये बॉडी का एक डिफेंस फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स यानी कि WBCs बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लिम्फोसाइट, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल का टाइप है बच्चों लिम्फोसाइट, यानी कि इसमें क्या क्या जाएंगे? B सेल्स और T सेल्स, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स, और ये आपका बेसिकली इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। तो लिम्फोसाइट्स एक टाइप का वाइट ब्लड सेल है बच्चों जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बॉडी को पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और अदर जो भी आपके पैथोजेंस हैं जैसे कि फंजाई वगैरह भी, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके टाइप्स की बात की हमने, इनकी B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स। तो जो सबसे पहला B लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और जब भी बी लिम्फोसाइट जब वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो इसका जो मेन रोल है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में होता है। बात करें दूसरा T सेल यानी कि T लिम्फोसाइट्स की, तो ये डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इनका मेन रोल होता है। तो B सेल्स एंटीबॉडी फाइटर, और T सेल्स को हम कह सकते हैं सेल किलर डिफेंस। अब ये बनते कहाँ हैं? तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, दोनों आपके लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है। थाइमस में T सेल्स का मैचुरेशन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे T सेल्स का मैचुरेशन होता है। तो फंक्शंस क्या हुए लिम्फोसाइट्स के कि ये बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, और इम्यून मेमोरी को बनाए रखने का भी काम करता है। ये आपका WBC का एक टाइप है। साथ ही साथ में लिम्फोसाइट
ए ग्रैनुलोसाइट्स की कैटेगरी में आता है। ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs को हम दो कैटेगरी में आपके डिफ्रेंशिएट करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट जो है बच्चों वो ए ग्रैनुलोसाइट आपके डिवीजन में आता है। हमारा अगला टर्म है ल्यूकोसाइट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, WBCs कहते हैं शॉर्ट में। इंक्लूड्स ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। इसी की अभी हमने बात की। तो इसके अंदर आपके दो डिविजन्स आएंगे, एक होगा ग्रैनुलोसाइट्स, एक होगा ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आ जाते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में आ जाएंगे आपके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये आपके इसमें आते हैं ल्यूकोसाइट्स में ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स फॉर इम्यून डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। ल्यूकोसाइट का मेन काम ही यही है कि ये पैथोजेंस के खिलाफ बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ल्यूकोसाइट को बच्चों वाइट ब्लड सेल्स का हम लोग कहते हैं। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके टाइप्स की बात की अभी हमने, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स की, तो इसमें आपके आ जाते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़ जो कि रफ अपीयरेंस देते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में। इसके अभी हमने आपको नाम बताया, न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। NEB इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। NEB में जो ओसिनोफिल है उसमें ई साइलेंट है। बात करें ए ग्रैनुलोसाइट्स की तो इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और दूसरा आपका टाइप है ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स बनते कहाँ हैं? ये बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। और इनकी फंक्शन क्या है? तो ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स को सिंपल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी का डिफेंस आर्मी है। RBC के कंपैरिजन में WBC की क्वांटिटी जो है वो हमारी बॉडी में कम होती है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इन्फेक्शन के टाइम WBC काउंट जो है बच्चों वो बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब भी आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस दौरान WBC का काउंट बढ़ेगा ताकि उस पैथोजन को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट टर्म इज़ ल्यूमन। ये हमने बहुत सुना है ल्यूमन बच्चों कि एक सेंट्रल कैविटी है इनसाइड ऑर्गेनेलीज, जैसे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, या फिर ब्लड वेसल्स की जो सेंट्रल कैविटी है उसी को हम कहते हैं ल्यूमन, जो कि हॉलो होती है। तो ल्यूमन का मतलब हो गया कि किसी हॉलो स्ट्रक्चर, यानी कि हॉलो का मतलब हो गया खोखले, जो खोखला होता है स्ट्रक्चर। तो ये हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर का खाली स्पेस है या कैविटी जहाँ पे सब्सटेंस कोई भी मटेरियल पास करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें ब्लड ल्यूमन के थ्रू फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स में बच्चों जो ब्लड फ्लो करता है वो ल्यूमन के थ्रू ही फ्लो करता है। इंटेस्टाइन की बात कर लें, अगर इंटेस्टाइन का एग्जांपल देखें तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है, हॉलो स्पेस है, उसमें पास होता है थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेफ्रॉन की बात करें तो इसमें फिल्ट्रेशन जो है वो फिल्ट्रेशन फ्लूइड जो है वो ल्यूमन से ही फ्लो करता है। तो सिंपल टर्म्स में किसी भी ट्यूब के अंदर का जो हॉलो स्पेस है उसी को हम कहते हैं ल्यूमन। इसके फंक्शन की बात करें बच्चों ल्यूमन के, तो ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये फ्लो ऑफ ब्लड, फूड, यूरिन एक्सेट्रा इन सभी को अलाउ करता है कि इसके थ्रू ब्लड वेसल्स में ब्लड, इंटेस्टाइन में फूड, नेफ्रॉन में यूरिन, ये सब आपके पास हो सकें। और अगर कभी ल्यूमन ब्लॉकेज हो जाए इन सभी में, ब्लड वेसल्स में या इंटेस्टाइन में या नेफ्रॉन में, तो क्या हो सकता है? डिजीज कंडीशन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट टर्म इज लैरिंग्स। ये क्या है? वॉइस बॉक्स इन द थ्रोट। इसको थ्रोट में वॉइस बॉक्स को कहा जाता है लैरिंग्स। मेल्स में ये थोड़े ज़्यादा प्रोट्रूडिंग होते हैं, इसी वजह से मेल्स में लैरिंग्स को कहा जाता है एडम्स एप्पल। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स में होते हैं वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन। जब हवा अंदर बाहर आती जाती है तो यही वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, जिससे कि साउंड का प्रोडक्शन होता है। और साथ साथ में इसमें और क्या होगा वोकल कॉर्ड्स के अलावा? एपीग्लॉटिस टू प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द ट्रैकिया।
ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस कहते हैं, और उस ग्लॉटिस को ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड और वाटर जो कवर करने वाला फ्लैप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसी को हम कहते हैं बच्चों एपिग्लॉटिस। तो लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लॉटिस दोनों ही मौजूद होते हैं। और ये जो लैरिंग्स है इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि साउंड प्रोडक्शन और एयर पैसेज में हेल्प करता है। इसके लोकेशन की बात करें लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स जो है बच्चों फेरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज होता है हमारा, जो कि जहाँ से एयर और फूड वाटर आपके सभी पास करते हैं। फूड एंड वाटर यहाँ से पास होके चले जाएंगे कहाँ पे? ईसोफेगस में, और जो एयर है वो पास होके कहाँ चला जाएगा आपका? ट्रैकिया में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अभी हमने बात की थी, तो इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो जो लैरिंग्स हैं बच्चों ये वॉइस प्रोडक्शन में यानी कि स्पीच प्रोडक्शन में इनका रोल है, एयर पैसेज को कंट्रोल करते हैं, फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकते हैं। कैसे रोकेंगे? वो भी एपिग्लॉटिस की मदद से, क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रैकिया की ओपनिंग को क्लोज कर देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके वाइब्रेशन से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है, और एपिग्लॉटिस जो इसमें मौजूद है वो स्वेलोइंग के टाइम एयर पैसेज को प्रोटेक्ट करने का यानी कि कवर करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लिग्निन। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है प्रोवाइडिंग रिजिडिटी एंड वाटर इम्पर्मिबिलिटी टू प्लांट सेल वॉल्स स्पेशली इन जाइलम वेसल्स। ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है बच्चों जो कि आपके प्लांट सेल वॉल्स को क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी और इम्पर्मिबिलिटी। और ये स्पेशली कहाँ पे होता है? जाइलम वेसल्स में। तो लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जो कि प्लांट सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाने का काम करता है। ये मेनली वुडी प्लांट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके नेचर की बात करें तो ये और इसका टाइप जो है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है। तो सिंपल टर्म्स में क्या हुआ आपका लिग्निन? ये प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला एक सब्सटेंस है। लिग्निन जो है प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला एक सब्सटेंस है। इसके फंक्शंस की बात करें हम लिग्निन की, तो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, साथ ही साथ में जाइलम वेसल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा बच्चों? वुडी स्टेम्स में, जाइलम टिश्यूज़ में और मैच्योर प्लांट टिश्यूज़ में भी। इसका महत्व क्या है प्लांट्स में? इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये प्लांट्स को सपोर्ट और अपराइट पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट सीधा रहे उसके लिए प्लांट को ये हेल्प करता है। साथ ही साथ में वाटर कंडक्शन एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जाइलम वेसल्स में मौजूद होता है। जाइलम का काम ही है वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो लिग्निन बेसिकली सेल वॉल का कंपोनेंट है। सेलुलोज के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट स्ट्रक्चरल मटेरियल है वो आपका लिग्निन ही होता है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड वाटर रेजिस्टेंस टू प्लांट सेल वॉल्स। नेक्स्ट टर्म इज लेटरल बड। ये क्या है? अब डॉर्मेंट और ग्रोइंग बर्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्टेम। या तो डॉर्मेंट होंगे या ग्रोइंग बर्ड जो कि स्टेम के साइड में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम कहते हैं लेटरल बर्ड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग एंड कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन्स। ये ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि स्टेम के साइड में मौजूद है, तो ब्रांचिंग करवाएंगे। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं बच्चों? ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। सो लेटरल बर्ड जो है ये प्लांट के जो स्टेम है उसके साइड यानी कि एक्सिल में पाए जाते हैं, और ये फ्यूचर में ब्रांच, लीफ या फ्लावर डेवलप करने में भी आपके हेल्प करते हैं। इसके लोकेशन की बात करें अगर हम, तो लेटरल बड्स जो हैं ये आपके लीफ के बेस और स्टेम के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होंगे? लीफ का बेस और स्टेम का जो जंक्शन है इसके बीच में आपका प्रेजेंट होंगे, और इस एरिया को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिल। एक्सिल वो पार्ट है जो कि लीफ, बेस और स्टेम का जंक्शन होता है। तो लेटरल बड जो है वो स्टेम के साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ा लेटरल। इनके फंक्शंस हैं कि ये न्यू ब्रांचेस को डेवलप करवाने में का काम करते हैं,
फ्लावर्स प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं, प्लांट जो है प्लांट ब्रांचिंग पैटर्न को कंट्रोल भी यही आपका करता है। तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या हुआ लेटरल बड्स का कि ये प्लांट ग्रोथ और प्लांट के आर्किटेक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में एपिकल बड के ऑपोजिट रोल ये प्ले करता है, यानी कि एपिकल बड में जो एपिकल बड जो है वो मेन ग्रोथ कंट्रोल करता है। तो आपके बड्स बेसिकली अगर हम यहाँ पे समझे तो दो टाइप के हो गए, एपिकल बड और लेटरल बड। लेटरल बड, एपिकल बड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे होंगे और लेटरल बड्स आपके साइडवेज प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। तो ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है लेटरल बड्स का। सो लेटरल बड इज अ बड प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ लीफ दैट डेवलप्स इनटू अ ब्रांच और फ्लावर। नेक्स्ट अब की तरफ अब हम चलते हैं, दैट इज लिगामेंट। So ligament is a tough fibrous connective tissue connecting bones to bones at joints. Joints पे ये ligaments प्रेजेंट होते हैं बोन के joints पे, और ये बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये एक कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी एंड लिमिटिंग एक्सेसिव मूवमेंट। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा भी ना हो, इसको भी ये लिमिट करने का आपका काम करते हैं। कौन? लिगामेंट्स। तो लिगामेंट एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बच्चों, जो कि बोन्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं और जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं, स्लाइट स्ट्रेच अलाउ करते हैं, पर मसल्स जितना फ्लेक्सिबल ये नहीं होते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिगामेंट्स सिंपल बोन टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें लिगामेंट्स की, तो ये जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सेस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में बोन्स को प्रॉपर पोजीशन में रखने का काम भी लिगामेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नी जॉइंट में लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे, एंकल जॉइंट्स में लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, शोल्डर जॉइंट में लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर लिगामेंट इंजरी हो जाए बच्चों तो जो जॉइंट इंस्टेबिलिटी है वो हमारे बॉडी में हो सकती है, क्योंकि जॉइंट्स में बेसिकली प्रेजेंट हैं, तो जॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। सो लिगामेंट is a fibrous connective tissue that connects bones to other bones and helps in stabilizing joints. Next term is liver. ये क्या है? Largest glandular organ in vertebrates, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, स्पेशली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें मैमल्स में, तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो क्या है? लिवर है। परफॉर्म्स डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है, बाइल प्रोडक्शन का भी काम यही करता है, बाइल यहीं पे प्रोड्यूस होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ग्लाइकोजन को स्टोरेज का काम भी यही करता है, साथ ही साथ में ग्लाइकोजन और मसल सेल्स में स्टोर होते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। तो लिवर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, जो कि मल्टीपल इंपॉर्टेंट फंक्शंस को आपका करता है, जैसे कि आपका यहाँ पे हमने देख लिया डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन, ग्लाइकोजन स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, साथ ही साथ में मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। तो इसका लोकेशन क्या है यार बच्चों? तो लिवर जो है वो राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है उसका जो राइट साइड है उस कैविटी में ये आपका होता है, वो भी कहाँ पे? डायफ्राम के नीचे, मोस्टली अपर राइट क्वाड्रेंट में। इसका लोकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर और फीचर्स की, तो ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, और इसका जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं लोब्यूल। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, लिवर का जो फंक्शनल यूनिट है बच्चों उसको हम कहते हैं लोब्यूल। तो ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है और उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। बात करें लिवर के फंक्शन की, तो ये बाइल सिक्रीशन का काम करता है, जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि फैट इमल्सिफिकेशन में बाइल का आपका मेन रोल होता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने का बॉडी से काम करता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज का भी इसका रोल है, यानी कि जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करता है, साथ ही साथ में प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी लिवर मेन रोल प्ले करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि विटामिन स्टोरेज में इसका बहुत बड़ा इसका एक अहम योगदान है। ये विटामिन्स को भी स्टोर करता है। कौन से विटामिन्स को? विटामिन ए, डी और B12।
यानी कि जो लिवर है वो फैट स्टोरेज विटामिन्स हैं उनको आपको स्टोर करने का काम कर रहा है। तो ये हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है। साथ ही साथ में ये डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन, ग्लाइकोजन स्टोरेज, इन सब के लिए भी ये मेन रोल प्ले करता है। सो लिवर इज़ अ लार्ज ग्लैंडुलर ऑर्गन जो कि मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल सिक्रीशन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, इन सब को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या है बच्चों? इट्स अ डाइसैकेराइड शुगर जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है, फाउंड इन मिल्क। ये मिल्क में पाया जाता है एंड हाइड्रोलाइज्ड बाय, इसको अगर तोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इसको तोड़ा किससे जाएगा? लैक्टेज एंजाइम के द्वारा। सो लैक्टोज एक टाइप का शुगर है जो कि डाइसैकेराइड होता है और मेनली मिल्क यानी कि दूध में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी हम कहते हैं। लैक्टोज को ध्यान रखिएगा, मिल्क शुगर कहा जाता है। लैक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है जो कि आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। एंजाइम लैक्टेज की हमने यहाँ पे बात की, तो लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इन्फेंट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही साथ में अगर हम इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस समझें तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसका एक आता है इम्पोर्टेंस। लैक्टोज, आपने बहुत ये टर्म आजकल सुना होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस। जब लैक्टेज एंजाइम कम हो जाता है बॉडी में तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आई रिपीट, जब भी हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम कम हो जाएगा तो लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं? गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगा, इवन डायरिया भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, साथ ही साथ में ये आपके मिल्क में प्रोड्यूस होता है। So lactose is a disaccharide sugar composed of glucose and galactose units and found in where? Milk. Next term is luteinizing hormone, जिसको हम शॉर्ट में LH भी कहते हैं। इट्स अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है बच्चों, दैट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो फीमेल्स में ओव्यूलेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes फ्रॉम दी ग्राफिन फॉलिकल्स, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बच्चों एक इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। इसका सोर्स क्या हुआ? इट इज सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड हमारा कहलाता है। मेल्स में हमने बात की तो मेल्स में इसका फंक्शन क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि लेडिक सेल्स पर एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता है। फीमेल्स में इसके फंक्शन की बात की कि ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन में भी ये आपका हेल्प करता है। सबसे पहले तो ग्राफिन फॉलिकल को ट्रिगर करेगा ताकि वो सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दे, और उसके बाद ये कॉर्पस, उसी ग्राफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो सिंपल टर्म्स में LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन का रोल हम मेल और फीमेल में समझें तो फीमेल्स में सबसे पहले ये LH सर्ज करवाता है। फीमेल में LH सर्ज एक टर्म आपने सुना होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। LH सर्ज में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जब LH का सिक्रीशन मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ जाएगा तो ओव्यूलेशन होगा, यानी कि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देगा। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में भी इसका मेन रोल होता है। मेल्स में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने का काम LH हार्मोन करता है। स्पर्म प्रोडक्शन को भी ये आपका सपोर्ट करता है। तो ये आपके जो LH हार्मोन है वो कैसे हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। LH और FSH, हमने F अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ में FSH पढ़ा था, तो LH और FSH जो है बच्चों, इन दोनों को ही हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके रिलीज होते हैं। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
एक जो है आपका इट्स अ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और सेक्रीट कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और कंट्रोल क्या करता है, ये कंट्रोल करता है गोनाडल फंक्शंस, यानी कि टेस्टिस और ओवरी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को भी ये आपके रेगुलेट करता है। नेक्स्ट टर्म इज लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स आर लोकेटेड इन द टेस्टिस दैट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी हमने पढ़ा था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और लेडिक सेल्स जो है फिर आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाते हैं। सो लेडिक सेल्स टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं। तो इनका लोकेशन क्या हुआ, ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होते हैं। और इनके फंक्शन की अगर हम बात करें लेडिक सेल्स की, तो ये टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करवाएंगे, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाने में इनका रोल होता है, साथ ही साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को भी ये सपोर्ट करते हैं। इसके अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लेडिक सेल्स हैं वो बेसिकली इंटरस्टिशियल एंडोक्राइन सेल्स का आपका एग्जाम्पल हो गया। सो लेडिक सेल्स आर हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स, बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन present in the testis and produces testosterone in response to luteinizing hormone. हमारा अगला टर्म है लैक्टील। लैक्टील इज अ लिम्फेटिक कैपिलरी प्रेजेंट इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फैट। लैक्टील बच्चों एक कैपिलरी है, लिम्फेटिक कैपिलरी है जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पे, विलाई में। विलाई कहाँ पे मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और यहाँ पे जो ये लिम्फेटिक कैपिलरी है वो डाइजेस्टेड फैट्स को, यानी कि जो लैक्टील है वो डाइजेस्टेड फैट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सो लैक्टील एक लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक कैपिलरी होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और फैट्स यानी कि लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसका लोकेशन क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर मौजूद होता है, स्पेशली जेजुनम में ज़्यादा एक्टिव होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जेजुनम में जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो ये आपका लैक्टील वहाँ पे मौजूद ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये डाइजेस्टेड फैट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, फैट्स को लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, साथ ही साथ में ये काइलोमाइक्रॉन्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि ये फैट एब्जॉर्प्शन को डायरेक्टली ब्लड में नहीं होने देता है, पहले वो लिम्फ में जाएगा, देन उसके बाद उसका ब्लड में फैट को भेजा जाएगा। पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है आपका कौन, फैट, फिर ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है। इसीलिए जो लिम्फ है उसका मेन काम क्या था, फैट को ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना। फैट सबसे पहले लैक्टील के थ्रू आपका जाएगा लिम्फ में, उसके बाद ही वो जाता है आपका ब्लड सर्कुलेशन में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें कि जो आपका डाइटरी फैट एब्जॉर्प्शन है वो आपका कहाँ पे होता है, लैक्टील्स में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में प्रेजेंट होता है। सो लैक्टील्स आर द लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फैट एंड ट्रांसपोर्ट्स देम इनटू द लिम्फ। नेक्स्ट टर्म इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये क्या है बच्चों, ये भी हमने बहुत कॉमन सुना हुआ है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये आपका होता है। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक टाइप है इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन द मसल्स एंड सम बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक टाइप है जिसमें कि अगर बॉडी मसल्स को आपके कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है या फिर कंप्लीटली ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो आपका लैक्टिक एसिड के फॉर्म में होने लग जाता है और इससे हमारे मसल्स में या फिर कुछ बैक्टीरियाज में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जब ऑक्सीजन हमारा अवेलेबल नहीं होता है। तो ये प्रोसेस जो है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब एब्सेंट हो तब होता है। ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट और वही पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये आपका सिंपल टर्म्स में अगर हम LAF को समझे यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को, तो नो ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। सिंपल। ये कहाँ पे होता है, ये मसल सेल्स में होता है। कब, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं। या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, यानी कि कर्ड फॉर्मेशन में जो कर्ड बनता है उसमें क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड ही होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो एग्जांपल्स हमने क्या देखे हैं, सबसे पहला कि जो हैवी एक्सरसाइज के बाद मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है, तो यही मसल्स आपके फैटीग और पेन इसमें आपके फील होते हैं। किस वजह से, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। मिल्क जो है वो कर्ड बनने में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की हमें हेल्प चाहिए होती है। मिल्क से जब कर्ड बनेगा तो उसमें हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है किसमें, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों फूड इंडस्ट्री में, जहाँ पे कर्ड चीज़ प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ में एनएरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का रोल होता है। तो ये आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है। साथ ही साथ में अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस in which glucose is converted into lactic acid with the help of microorganisms or muscle cells. नेक्स्ट टर्म इज ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। प्लास्टिड्स आपके 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की बात नहीं करेंगे। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट के पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करता है। और ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है जो कि प्लांट सेल्स में मौजूद होता है और ये स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। ल्यूकोप्लास्ट में भी आपके 3 टाइप हैं, अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, इलियोप्लास्ट जो कि फैट्स या ऑयल को स्टोर करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं जो आपके प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। सो ल्यूकोप्लास्ट बच्चों प्लांट सेल्स में पाए जाने वाले कलरलेस प्लास्टिड्स को हम कहते हैं जो कि मेनली स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। ये सनलाइट में फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जस्ट लाइक आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। सो इसके हमने टाइप्स की बात की बच्चों, 3 टाइप्स, अमाइलोप्लास्ट, स्टार्च स्टोरेज, इलियोप्लास्ट, फैट्स और ऑयल स्टोरेज, एंड प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। सो स्टोरेज प्लास्टिड की बात करें प्लांट्स में तो वो आपका होगा हमेशा ल्यूकोप्लास्ट। इसका मेन लोकेशन क्या है, ये मोस्टली नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स में आपका मौजूद होता है। ऐसा प्लांट पार्ट जो कि नॉन ग्रीन है जैसे कि रूट्स, सीड्स, ट्यूबर्स। इसका फंक्शन क्या हुआ, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। प्लांट सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में भी इसका मेन रोल होता है, यानी कि प्लांट्स को अनफेवरेबल सिचुएशंस में ये सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो प्लास्टिड्स जो है बच्चों ये आपका जो इसका एक टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट, और ये आपके कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस प्लास्टिड्स मेनली इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स। नेक्स्ट टर्म इज लाइट रिएक्शन. It is the first stage of photosynthesis occurring in thylakoid membranes where ATP and NADPH are formed. ये सबसे पहला स्टेज है फोटोसिंथेसिस को बच्चों ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज कहा जाता है. लाइट रिएक्शन के लिए लाइट का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए लाइट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसको लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि एनर्जी कंपाउंड्स हैं ATP और NADPH इनकी ही रिक्वायरमेंट होती है. सो लाइट रिएक्शन जो है वो पहला स्टेज है आपका फोटोसिंथेसिस का, जो कि कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में. वेयर एज डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा रीजन में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में. तो लाइट रिएक्शन बच्चों फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट फेज होता है जो कि लाइट एनर्जी के यूज़ करके ATP और NADPH को प्रोड्यूस करने का काम करता है. ये होगा कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से लाइट रिएक्शन होता है. तो इसके अगर हम प्रोसेस को समझें तो सबसे पहले लाइट एनर्जी आएगी और वो लाइट एनर्जी जो है उससे क्या होंगे, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा, फिर आपका फोटोलिसिस होगा यानी कि वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में प्लांट से, और
ATP और NADPH का, यानी कि जो ये आपके हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। आई रिपीट, सबसे पहले लाइट एनर्जी, देन एक्साइटेशन होगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, उसके बाद होगा वाटर का स्प्लिटिंग यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जिसमें कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और H पॉजिटिव आयंस आपके थैलेकॉइड ल्यूमन में ही रह जाएंगे और इससे होगा आपका ATP और NADPH का फॉर्मेशन। सो सिंपल टर्म्स में और बोलें तो लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल मिलके एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि ATP और NADPH और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं इसमें बच्चों लाइट रिएक्शंस में? ATP जो कि एक एनर्जी करेंसी है, NADPH जो कि एक रिड्यूसिंग पावर है और ऑक्सीजन जो कि आपका बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, महत्व क्या है कि डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। डार्क रिएक्शन में मेनली ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और फोटोसिंथेसिस का एनर्जी फेज आपका लाइट रिएक्शन ही होता है। सो लाइट रिएक्शन photosynthesis is the light dependent phase of photosynthesis in which light energy is converted into किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है आपका ATP एंड NADPH। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH इज nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Now we'll move on to the next word and that is linkage. Linkage is the tendency of genes located close together on a chromosome to be inherited together. जीन्स की टेंडेंसी, कैसी टेंडेंसी कि वो क्लोजली आपके रहेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर ताकि वो एक ही साथ इनहेरिट हो सके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसी को हम कहते हैं लिंकेज। तो लिंकेज जो है बच्चों वो जेनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड जीन्स टुगेदर इनहेरिट होते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ लिंकेज की तो एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में जीन्स टुगेदर पास होते हैं, मतलब साथ साथ में रहेंगे, क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर के कारण जीन्स कभी कभी सेपरेट भी हो सकते हैं। तो सिंपल टर्म्स में लिंकेज क्या हुआ, सेम क्रोमोसोम जीन्स टुगेदर इनहेरिटेंस, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स साथ साथ रहेंगे और वो साथ साथ ही इनहेरिट होंगे, तो इसी को हम कहते हैं लिंकेज। और इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में आपको समझ आएगा। बात करें लिंकेज के इम्पोर्टेंस की तो जेनेटिक वेरिएशन को कंट्रोल करता है ये, और इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करने में भी लिंकेज का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि लिंकेज जो है वो ऑपोजिट है किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कुछ केसेस में। और साथ ही साथ में लिंकेज जो है बच्चों क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को ब्रेक भी कर सकता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहाँ पे लिंकेज आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट टर्म इज लिपिड्स। Lipids are the biological biomolecules that include fat, oils, waxes, phospholipids, and steroids, primarily involved in energy storage, cell membrane formation, and hormone production. ये आपके बायोमोलिक्यूल कंपाउंड्स हैं जो कि जिसमें कि आपके क्या क्या आ जाते हैं, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, फोस्फोलिपिड्स जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, फोस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स यानी कि इसमें आपके कुछ हार्मोन्स भी आ जाएंगे। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि एनर्जी स्टोरेज में इन्वॉल्व है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, हार्मोन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। सो बच्चों लिपिड्स जो है वो एक ग्रुप है किसका, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का, जिसमें कि आपके फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, फोस्फोलिपिड्स ये सभी आ जाते हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जो लिपिड्स हैं आपके ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ लिपिड्स की बात करें तो एक हो गया आपका फैट्स एंड ऑयल जो कि एनर्जी स्टोरेज का काम करेगा। दूसरा टाइप हो गया फोस्फोलिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होता है। तीसरा टाइप हो गया आपका स्टेरॉइड्स जो कि हार्मोन्स यानी जो कि आपके हार्मोन्स बनाता है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल।
तो सिंपल टर्म्स में अगर हम लिपिड्स को समझें तो ये आपका फैट बेस्ड एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? ये एनर्जी को स्टोर करता है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है और हार्मोन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? हमें लिपिड्स कहाँ कहाँ से मिलेगा? बटर से, ऑयल से, नट्स से और सीड से। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वाटर रिपेलिंग है और ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाने में इनका मेन रोल प्ले किया जाता है। So lipids are the organic molecules that are insoluble in water but soluble in organic solvents and serve mainly as energy storage and structural components, यानी कि एनर्जी स्टोर का काम करेंगे और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को बनाने का, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज लूप ऑफ हेनली। इट इज़ अ यू शेप्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का यू शेप्ड पार्ट होता है, प्रेजेंट इन द किडनी। और आप जानते हैं कि नेफ्रॉन तो किडनी का ही फंक्शनल यूनिट है, तो ये किडनी में मौजूद होगा। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। इसका मेन रोल क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू यूरिन कॉन्सेंट्रेट करना और वाटर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि होम्योस्टैसिस मेंटेन करना लूप ऑफ हेनली का एक काम है, जो कि अल्टीमेटली किडनी का ही फंक्शन है। सो लूप ऑफ हेनली किडनी के जो नेफ्रॉन का एक यू शेप्ड पार्ट होता है, जो कि वाटर और सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें लूप ऑफ हेनली की बच्चों, तो इसमें होता है डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, यानी कि वो वाटर के लिए कैसा है? परमिएबल है। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है वो सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, यानी कि Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के रीअब्जॉर्प्शन में ज़्यादा रोल प्ले करता है असेंडिंग लिम्ब, और ये वाटर इम्परमिएबल होता है। सो सिंपल टर्म्स में अगर आप डाउन जाएंगे यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर आप अप जाएंगे असेंडिंग लिम्ब में तो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो लूप ऑफ हेनली का फंक्शन क्या है कि ये यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है और बॉडी में वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डेजर्ट एनिमल्स में लॉन्ग लूप ऑफ हेनली होता है बच्चों, ताकि वाटर कंजर्वेशन ज़्यादा हो सके, क्योंकि वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी ज़्यादा होती है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि लूप ऑफ हेनली वो एक नेफ्रॉन का पार्ट है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, इसको हम एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में। सो लूप ऑफ हेनली is the U-shaped portion of nephron that helps in concentration of urine by reabsorbing water and salts. Next term is lysozyme. It is an antibacterial enzyme. Antibacterial मतलब ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाला एक एंजाइम है। that helps in destroying harmful bacteria by breaking their cell wall. अभी बैक्टीरिया को कैसे ख़त्म करेगा? उसके बॉडी में जो सेल वॉल है अगर आप उसी को ख़त्म कर देंगे तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वही आपका ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों लाइसोजाइम जो है एक पावरफुल एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। ये हमारे बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जो बाय बर्थ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। अब इसका नेचर कैसा है? ये एक एंजाइम है। ये आपका क्या रोल प्ले करता है? तो ये बॉडी डिफेंस में काम करता है। ये किसका पार्ट है? तो ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसका लोकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो लाइसोजाइम बॉडी के कई फ्लूइड्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि टीयर्स यानी कि आंसू में, सलाइवा, स्वेट में, इवन मिल्क में भी आपके लिटिल अमाउंट में होंगे जो मदर्स मिल्क होता है। इसीलिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। अब ये काम कैसे करता है बच्चों लाइसोजाइम? तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल के जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर के जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है उसको तोड़ देगा। इससे सेल वॉल बैक्टीरिया का वीक हो जाता है और बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में लाइसोजाइम पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक डाउन करेगा और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात इसकी एक बार हम समराइज कर लें तो मोस्टली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। याद रखिएगा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये टीयर्स और सलाइवा में पाया जाता है आपका। सो लाइसोजाइम इज एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम दैट ब्रेक्स द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड प्रोवाइड्स इन्नेट इम्यूनिटी। और ये हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है।
नेक्स्ट टर्म इज लीथल जीन्स। लीथल मतलब होता है बच्चों फैटल। ये वो म्यूटेंट जीन्स हैं, दे आर द म्यूटेंट जीन्स दैट कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज देम। जो ऑर्गेनिज्म ये जीन्स कैरी करेगा, ये म्यूटेंट जीन्स हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म की अल्टीमेटली मौत हो जाती है। यूजली व्हेन दे अकर इन अ होमोजाइगस कंडीशन। जब भी लीथल जीन्स हेट्रोजाइगस की जगह पे होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। सो लीथल जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं बच्चों जो कि ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं और डेथ कॉज कर सकते हैं, यूजली डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो रिसेसिव लीथल जीन्स और डोमिनेंट लीथल जीन्स होते हैं। जो रिसेसिव लीथल जीन्स हैं इसमें डेथ तब होती है जब जीन रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस हो, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव जीन हो, तब रिसेसिव लीथल जीन्स उसको हम बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे इसमें आपका हो गया, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कभी कभी आपका ये देखा जाता है। डोमिनेंट लीथल जीन्स की बात करें तो सिर्फ एक कॉपी भी लीथल इफेक्ट दे सकती है, यानी कि इसमें जो है आपका अगर एक डोमिनेंट लीथल जीन्स में अगर एक कॉपी भी मौजूद है तो वो ऑर्गेनिज्म के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। अगर मान लो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी है तो उस कंडीशन में भी डेथ कॉज कर सकती है। तो जो लीथल जीन्स हैं ये डेथ कॉजिंग जीन्स होते हैं। इनका इफेक्ट क्या होता है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटीज़ बॉडी में कॉज कर देती हैं। साथ ही साथ में ये अर्ली डेथ को भी प्रमोट करती हैं, यानी कि कभी कभी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाती है। इसका महत्व क्या है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये इनहेरिटेंस पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने का भी काम करता है। तो इस चीज़ को आप लोग एक ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि होमोजाइगस जो लीथल जीन्स हैं ये ज़्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू हेट्रोजाइगस। सो लीथल जीन्स आर द जीन्स दैट कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हेन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर जीनोटाइप। Next term is lactation. It is the process of milk production and secretion from the mammary glands after childbirth, primarily regulated by the hormones prolactin and oxytocin. ये एक ऐसा प्रोसेस है मिल्क प्रोडक्शन का, सिक्रीशन का, जो कि मैमरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है। कब? चाइल्ड बर्थ के बाद। और इसको कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं? प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। सो लैक्टेशन बच्चों एक प्रोसेस है आपका जिसमें कि मैमरी ग्लैंड्स द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन हो और सिक्रीशन होता है, जो कि न्यू बॉर्न बेबी के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हार्मोन क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं इसको? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन यानी कि मिल्क रिलीज में हेल्प करता है। सिंपल टर्म्स में प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क बाहर निकालता है मैमरी ग्लैंड से। ये कहाँ पे होगा लैक्टेशन? मैमरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू में होता है। प्रोसेस क्या है इसमें कि प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन लेवल्स चेंज होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा लैक्टेशन में कि ये आपका पोस्ट प्रेगनेंसी प्रोसेस है। इसमें चाइल्ड न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट मदर मिल्क है उसमें कोलेस्ट्रम आपका प्रेजेंट होता है और ये आपका लैक्टेशन जो है वो मदर इन्फेंट बॉन्डिंग में भी एक मेन रोल प्ले करता है। सो लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट टर्म इज बच्चों लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है? इट्स अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, टेम्पररी होता है, नेचुरल है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बच्चों मतलब ऐसा मेथड जिसमें कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि मेल फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। सो लैक्टेशनल एमिनोरिया एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ड मेथड है जिसमें कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। कब? जब इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चल रहा होगा। अब हर मैमल की हर स्पीशीज़ में ये अलग अलग लैक्टेशन पीरियड होता है, तो इस दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता है। सो लैक्टेशनल एमिनोरिया एक नेचुरल बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि लैक्टेशन के दौरान मेंस्ट्रुएशन को टेम्परेरीली बंद कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है? तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है और प्रोलैक्टिन ओव्यूलेशन को क्या करेगा? सप्रेस यानी कि बंद कर देगा। इसलिए
मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पररीली क्या होती है, रुक जाती है। तो सिंपल टर्म्स में ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाएगा और इससे आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपका एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। चाइल्ड बर्थ के बाद बॉडी को रिकवरी का टाइम भी आपका एक तरीके से ये देता है, क्योंकि उस दौरान इंटेंस लैक्टेशन पीरियड के दौरान ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा होता है। अब एक चीज़ और आती है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया का इफेक्टिवनेस के कंडीशंस क्या क्या हैं, ये कैसे इफेक्टिव हो सकता है। तो बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए, कि बेबी जो है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। साथ ही साथ में डिलीवरी के बाद जो इनिशियल मंथ्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कौन? लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो ये आपका फैमिली प्लानिंग मेथड में भी ये इसको मेंशन किया जाता है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट भी होता है। सो लैक्टेशनल एमिनोरिया इज द टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट टर्म इज ल्यूटियल फेज। इट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड हाफ है, यानी कि पोस्ट ओव्यूलेशन होने के बाद का फेस है ये, वेयर द रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। जिसमें क्या होता है बच्चों, जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है और उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग के थिकनिंग में पार्टिसिपेट करेगा ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। सो ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक सेकेंड फेज होता है, जो कि ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है और मेंस्ट्रुएशन के पहले तक चलता है। इसका ड्यूरेशन क्या हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज़ का होता है। 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इसका जो टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज़ का होता है। सो ल्यूटियल फेज बच्चों, ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद ल्यूटियल फेज आएगा, उसके बाद प्रेगनेंसी प्रिपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल कंट्रोल क्या क्या है ल्यूटियल फेज में? तो प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोड्यूस होगा वो यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, जो कि सबसे इनर लाइनिंग होती है। ये एस्ट्रोजन वो क्या करेगा इस दौरान? वो सपोर्टिव इन नेचर होता है। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। सो इसके फंक्शंस क्या क्या हुए ल्यूटियल फेज के? ये यूट्रस की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए आपका रेडी करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा ल्यूटियल फेज के तुरंत बाद ही। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में इसका रोल है। इसी दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और ल्यूटियल फेज याद रखिएगा ओव्यूलेशन के बाद ही बनता है, और मतलब आता है। सो ल्यूटियल फेज इज द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग विच corpus luteum secretes progesterone to prepare uterus for pregnancy. Our next term is lipase। ये एक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? पेनक्रियाटिक एंजाइम है, पेनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है। दैट ब्रेक्स डाउन लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये जो लिपिड्स हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। सबसे पहले फैट मॉलिक्यूल्स जो कि आपके ड्यूडेनम रीजन में मौजूद है उस पर बाइल जूस एक्ट करेगा और वो उसको इमल्सिफाई करके छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। अब पेनक्रियास से जो आपके लाइपेज एंजाइम आएंगे वो उसी छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को आपके ब्रेक डाउन करेंगे, किस में? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। सो लाइपेज एक इंपॉर्टेंट बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि फैट यानी कि लिपिड्स को ब्रेक करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब आपका ये प्रोड्यूस कहाँ पे होगा? ये अभी हमने आपको बताया, ये पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, यानी कि पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है उसको वो आपका पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ में ये आपका कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद वहाँ पे ये आपका ब्रेक डाउन करता है फैट के मॉलिक्यूल्स को। इसके फंक्शन की बात करें तो ये फैट डाइजेशन में मेन रोल प्ले करता है। लिपिड्स को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी आपका लाइपेज ही करेगा। डाइजेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सो लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट एब्जॉर्प्शन को ईजिली करवाने का काम करता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो लाइपेज एंजाइम है वो पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट है
और ये आपके फैट डाइजेशन जो करवाता है वो मेनली कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. सो लाइपेज is an enzyme that digests fats into fatty acid and glycerol. हमारा अगला वर्ड है बच्चों लेप्टोटीन, जो कि आपके मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का एक पार्ट है. अब इसमें क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस 1 वेयर क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल एज लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड्स, जहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड्स के फॉर्म में हमें विजिबल होते हैं. प्रोफेज 1 जो है वो मियोसिस 1 का, उसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं एक बार समराइज कर लें तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. आई रिपीट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये सीक्वेंस में हैं. तो लेप्टोटीन स्टेज में जो है वो क्रोमोसोम्स आपके विजिबल होते हैं लॉन्ग थ्रेड्स के फॉर्म में. सो लेप्टोटीन मियोसिस 1 का एक स्टेज है बच्चों, जो कि प्रोफेज 1 इसका सब स्टेज है. इसमें ये आपका आता है जिसमें क्रोमोसोम्स थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में हमारे विजिबल होते हैं. इसके फीचर्स हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है लेप्टोटीन स्टेज में. ईच क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स का होता है. हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में स्कैटर्ड रहते हैं. सो लेप्टोटीन में थिन क्रोमोसोम्स थ्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मियोसिस के जेनेटिक वेरिएशन प्रोसेस में का ये इनिशियल स्टेज होता है. इसके नेक्स्ट स्टेजेस हमने आपको अभी बता दिए. लेप्टोटीन के बाद आएगा जाइगोटीन, देन पैकेटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस. तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, लेप्टोटीन जो है वो मियोसिस 1 प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 का स्टेज है. क्रोमोसोम पेयरिंग अभी इसमें स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि इसमें सिर्फ हमें क्रोमोसोम जो है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड्स के फॉर्म में विजिबल होते हैं. सो लेप्टोटीन इज द फर्स्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 वेयर क्रोमोसोम स्टार्ट्स कंडेंसिंग एंड बिकम विजिबल एज थिन थ्रेड्स. नेक्स्ट टर्म इज ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड WBC प्रोडक्शन. ल्यूकीमिया में क्या होता है बच्चों, इसमें जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ हैं वो आपके अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर देते हैं, जिसकी वजह से WBC का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. सो ल्यूकीमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जिसमें कि बॉडी में एबनॉर्मल WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का अनकंट्रोल्ड तरीके से इंक्रीज होने लग जाता है. इसके कारण क्या है कि बोन मैरो में एबनॉर्मल WBC प्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ में नॉर्मल ब्लड सेल्स फॉर्मेशन भी इसमें डिस्टर्ब हो जाता है. सो ल्यूकीमिया इज इक्वल्स टू WBC कैंसर, सिंपल. इसके सिम्टम्स क्या क्या हमें ल्यूकीमिया में देखने को मिलेंगे, वीकनेस, थकावट रहेगी, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होंगे, अनीमिया हो जाएगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी रहेगी बॉडी में और वेट लॉस भी इसमें देखने को मिलेगा. इसके टाइप्स की बात करें बच्चों तो 2 टाइप्स, एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया. एक्यूट ल्यूकीमिया में क्या होता है, इसमें रैपिड प्रोग्रेशन होता है और क्रॉनिक में धीरे धीरे करके बॉडी में इसका प्रोग्रेशन यानी कि ये प्रोग्रेस करता है. तो ल्यूकीमिया में बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाता है, साथ ही साथ में WBC का जो काउंट है वो अब नॉर्मल तरीके से बॉडी में इंक्रीज होता है. सो ल्यूकीमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करते हैं बॉडी में, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकीमिया. नेक्स्ट टर्म इज लिथोफाइट. ये क्या है, अब दे आर द प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन रॉक्स. ऐसे प्लांट्स जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं लिथोफाइट. सो लिथोफाइट बच्चों ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि रॉक्स यानी कि जो चट्टान होते हैं उन पर ग्रो करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स एयर, रेन वाटर और डस्ट से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. इनके अडेप्टेशंस की अगर हम बात करें तो ये कम वाटर रिक्वायरमेंट में आपके ग्रो करते हैं. रूट्स जो हैं वो रॉक्स में एंकरिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके, साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास स्पेशल अडेप्टेशंस भी होते हैं. तो सिंपल टर्म्स में अगर हम जानें तो रॉक्स पर ग्रो करने वाले प्लांट्स उनको हम कहते हैं लिथोफाइट्स. जैसे कि एग्जांपल्स हो गए आपके सम मॉसेस, सम लाइकन्स और सम फर्न्स, ये आपके ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स हो गए. इसके हम अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक्सट्रीम हैबिटाट्स में प्लांट सर्वाइवल स्टडी करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ में इनका इकोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है.
तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, जो लिथोफाइट्स हैं दे आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन रॉक्स एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रेन वाटर, एयर एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट टर्म इज लेग्यूम। इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट दैट स्प्लिट्स अलोंग टू सूचर्स। ये एक ड्राई फ्रूट है, फ्रूट का ही टाइप है आपका, जो कि दो सूचर से आपका स्प्लिट हो सकता है। सो लेग्यूम जो है वो एक टाइप का फ्रूट है। फ्रूट बोले तो पी की हमने यहाँ पे बात की एग्जाम्पल के तौर पे, तो पी का पॉड होता है, तो जो कि आपके पी आप जानते हैं फैबेसी फैमिली का प्लांट है, ये उसमें पाया जाता है। फैबेसी फैमिली में लेग्यूम आपका होता है फ्रूट, और ये फ्रूट दो साइड से स्प्लिट यानी कि खुल जाता है और सीड्स को रिलीज कर सकता है। तो इसके फीचर्स की बात करें तो ये ड्राई फ्रूट का टाइप है, ये डेहिसेंट फ्रूट है, मतलब पकने के बाद खुल जाता है, और मल्टीपल सीड्स इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स पी, बीन, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट वैसे आप जानते हैं बच्चों, ये आपका जो है वो लेग्यूमिनोसी फैमिली का आपका पार्ट है। इसके अगर हम बात करें लेग्यूम के इम्पोर्टेंस की, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पर जो बैक्टीरिया हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो साथ ही साथ में सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। सो legumes is a dry dehiscent fruit that develops from a single carpel and splits along two sutures at maturity. आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट टर्म इज lymphoid organs. These are the organs involved in immune response. ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स बॉडी के बच्चों वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स यानी कि इम्यून सेल्स WBCs जो है हमारे उसके टाइप्स हैं लिम्फोसाइट्स, उनको प्रोड्यूस करते हैं, मैच्योर और स्टोर करने का काम करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस, मैच्योर और स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें। टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है, जैसे कि बोन मैरो एंड थाइमस। ये दोनों आपके बोन मैरो, थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के फंक्शंस फिर क्या क्या होंगे? तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैथोजेंस को फिल्टर करता है और इम्यून मेमोरी को मेंटेन भी करता है। सो सिंपल टर्म्स में जो इम्यून सिस्टम का ऑर्गन नेटवर्क है उसी को हम कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो जो आपका बोन मैरो है वहाँ पे B सेल्स का मैच्योरेशन होता है, और जो थाइमस है वहाँ पे T सेल्स का मैच्योरेशन होता है। और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स थे वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स साइट यानी कि वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स का इनिशिएशन शुरुआत हो जाता है। सो बच्चों लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन production, maturation and proliferation of lymphocytes for immune response. Our next term is liver cirrhosis. लिवर किरोसिस क्या है बच्चों? इट इज द क्रॉनिक लिवर डैमेज लीडिंग टू फाइब्रोसिस। किरोसिस मतलब डैमेज हो जाना, उस पर्टिकुलर ऑर्गन का, ग्लैंड का खराब हो जाना। सो लिवर किरोसिस जो है एक क्रॉनिक लिवर डैमेज है जिसमें कि लिवर फाइब्रोसिस, लिवर में फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। सो लिवर किरोसिस एक सीरियस लिवर डिजीज़ है जिसमें कि नॉर्मल लिवर टिश्यू डैमेज होकर स्कार टिश्यू यानी कि फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि लिवर फंक्शन कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब इसके कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं? तो एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है लिवर किरोसिस। अगर वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में भी होगा। फैटी लिवर डिजीज़ में हो सकता है, और टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर में भी होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक केमिकल का कॉम्पोजिशन इन्हेलेशन कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको लिवर किरोसिस होने के चांसेस होते हैं। सो अगर लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज हो तो इसी को हम क्या कहते हैं? लिवर किरोसिस। इसके सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे बॉडी में? वीकनेस, जॉन्डिस, स्वेलिंग होगा एब्डोमेन में, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो जाएगी, और ईजिली ब्लीडिंग भी बॉडी में होगा। अब इसका हमें इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे लिवर किरोसिस के? तो लिवर फंक्शंस खराब हो जाएंगे, लिवर फंक्शंस विल गेट इम्पेयर्ड,
डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि मेन काम तो लिवर का ही है डिटॉक्सिफाई करने का। साथ ही साथ में ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि लिवर के द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, लिवर क्रोसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर देता है और इससे लिवर फेलियर हमारा हो सकता है। सो लिवर क्रोसिस इज अ क्रॉनिक लिवर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय replacement of normal liver tissues with fibrous scar tissue leading to impaired liver function. Next term is longitudinal section. ये हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा जब हम कोई लैब वगैरह में इस टर्म का यूज़ बहुत होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है बच्चों? सेक्शन कट अलोंग द लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन के लेंथ के अलोंग अगर हम कट लगाते हैं तो उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है बच्चों, किसी स्ट्रक्चर का लेंथ के डायरेक्शन में अगर कट होता है जिससे कि इंटरनल स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल व्यू में दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें फीचर्स क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे? स्ट्रक्चर्स का टॉप टू बॉटम व्यू हमें देखने को मिल सकता है। इंटरनल टिश्यूज क्लियरली हमें इसमें विजिबल होते हैं। सो लेंथ वाइज कट मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेंथ वाइज कट मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो स्टेम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, उसमें वस्कुलर टिश्यूज हमें दिखते हैं। रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है तो उसमें रूट कैप, मेरिस्टम, ये सब हमें दिखाई देते हैं। और अगर हम फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो उसमें हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करने में हेल्प मिलती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो एनाटॉमी स्टडी में इसका हेल्प मिलता है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने में, समझने में हमें इसका हेल्प मिलता है। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इज अ कट मेड अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्ट्रक्चर टू ऑब्जर्व इट्स इंटरनल एनाटॉमी। नेक्स्ट टर्म इज लार्वा। लार्वा क्या होता है बच्चों? इट्स एन इमेच्योर इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ एन एनिमल like a caterpillar or tadpole that undergoes metamorphosis to become an adult. ये आपका एक इमेच्योर इंटरमीडिएट एनिमल का स्टेज है, लाइफ साइकिल का स्टेज है, जिसमें कि एनिमल जो है वो मेटामॉर्फोस होके और एडल्ट में कन्वर्ट होता है। और लार्वा के एग्जांपल्स जैसे कि कैटरपिलर इंसेक्ट्स में या टेडपोल होते हैं आपके फ्रॉग में। सो लार्वा बच्चों इंसेक्ट्स या फिर कुछ अदर एनिमल्स के इमेच्योर स्टेज को हम कहते हैं, जो कि एग के बाद और एडल्ट स्टेज से पहले आता है। इसके फीचर्स हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? ये एडल्ट से डिफरेंट अपीयरेंस शो करता है। एक्टिव फीडिंग स्टेज होती है इसमें, क्योंकि इसको जो है एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, और ये मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट बन जाता है। सो सिंपल टर्म्स में एग से बनेगा लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, प्यूपा से बनेगा एडल्ट। एग्जाम्पल्स की बात करें इसमें तो बटरफ्लाई लार्वा का एग्जाम्पल हो गया आपका कैटरपिलर, मस्कीटो लार्वा का एग्जाम्पल हो गया रिगलर, और फ्रॉग लार्वा का एग्जाम्पल हो गया टेडपोल। इसका इंपॉर्टेंस क्या है लार्वा का? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टडी में इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ में लाइफ साइकिल बायोलॉजी में इसका यूज़ होता है। जिन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वल स्टेज मौजूद होगा, जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है। सो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में इनका जो लार्वा है वो आपका इन्वॉल्व होता है, तभी वो आपका एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। सो लार्वा जो है बच्चों, इट्स एन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन एनिमल दैट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट एंड अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। Next term is limbic system, very important. Often called the emotional brain, इसको emotional brain भी कहा जाता है। It is a complex set of structures including the amygdala and hippocampus located on the both sides of the thalamus. ये थैलेमस के ब्रेन का ही पार्ट है, थैलेमस मिड ब्रेन का, और ये थैलेमस के दोनों तरफ मौजूद होता है। और ये लिम्बिक सिस्टम में आपके आते हैं एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। सो लिम्बिक सिस्टम बच्चों ब्रेन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि इमोशंस, मेमोरी और बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हो गए फिर? ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे अंदर जो खुशी है, गुस्सा है, एंगर है, डर है, इन सबको कंट्रोल करेगा। मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ में मोटिवेशन और लर्निंग में भी इसका मेन रोल होता है। तो सिंपल टर्म्स में इमोशंस प्लस मेमोरी कंट्रोल इज इक्वल्स टू लिम्बिक सिस्टम।
इसके मेन कंपोनेंट्स हमने क्या क्या बताया आपको, हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एमिगडाला जो कि इमोशंस यानी कि फियर, हैप्पीनेस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ में हाइपोथैलेमस भी इसका एक कंपोनेंट है जो कि हार्मोनल एंड होम्योस्टैसिस कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इमोशनल ब्रेन, और ये मेमोरी स्टोरेज और इमोशनल बिहेवियर में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्बिक सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट कंट्रोल इमोशंस, मेमोरी फॉर्मेशन एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट टर्म इज लेटेक्स. Latex is a milky fluid found in many plants like euphorbia और rubber plants that coagulates on exposure to air. ये एक मिल्की फ्लूइड है यानी कि वाइट कलर का फ्लूइड है जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है, और जब ये फ्लूइड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये जम जाता है. इट सर्व्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्बीवोर्स, और फिर हर्बीवोर्स इस प्लांट्स को खाने से बचते हैं, हर्बीवोर्स इन प्लांट्स को नहीं खा पाएंगे. लेटेक्स एक मिल्की वाइट फ्लूइड होता है बच्चों, जो कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होता है, स्पेशली रबर प्लांट्स में ये आपका पाया जाता है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी इसका रोल हो गया. साथ ही साथ में जो कमर्शियल रबर प्रोडक्शन है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है. तो इसका नेचर कैसा है, ये मिल्की फ्लूइड है, ये बहुत सारे प्लांट्स में आपके मौजूद होता है, स्पेशली रबर ट्रीज में. प्लांट का मिल्की डिफेंस फ्लूइड, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेक्स. इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे फिर बच्चों, ये प्लांट को इंसेक्ट्स और हर्बीवोर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ में कमर्शियल रबर प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है. एग्जांपल्स, रबर प्लांट, पपाया और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी. इसमें जो लेटेक्स हैं ये लेटेक्स डक्ट्स में स्टोर होते हैं. जो प्लांट्स हैं जिनमें लेटेक्स प्रोड्यूस होता है वो लेटेक्स जो है वो लेटेक्स डक्ट में स्टोर होते हैं, और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है. Latex is a milky secretion found in latex containing plants that helps in protection and is used in rubber production. Our next term is lungs. बहुत important है क्योंकि lungs are the pair of spongy, elastic respiratory organs present in the thoracic cavity. ये हमारे thoracic cavity में present होते हैं, जो कि elastic और spongy आपके tissues से बने हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज. इनके अंदर जो एल्वेलाई है उसके थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है. लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, जो कि ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में हेल्प करते हैं. इनके लोकेशन की बात करें तो ये आपके थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं और हार्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं. लंग्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं. इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग. लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, या ध्यान रखिएगा लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं और राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, और ये आपके बने होते हैं स्पॉन्जी इलास्टिक टिश्यू के. इसके फंक्शंस की बात करें तो ये ऑक्सीजन इनटेक का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल का काम करते हैं, ब्लड ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं. अब ब्रीदिंग प्रोसेस क्या क्या चीज़ें हैं होती हैं उसमें, एयर आएगा नॉस्ट्रल नेसल पैसेज के थ्रू, फेरिंग्स लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वेलाई में आता है, और वहीं पे होता है गैस का एक्सचेंज यानी कि O2 CO2 का एक्सचेंज. एल्वेलाई जो हैं लंग्स में, दे आर द मेन साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज. लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है. लंग्स आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन बॉडी. इस वीडियो का हमारा लास्ट टर्म है, अल्फ़ाबेट L का लास्ट टर्म है लेसिथिन. इट इज़ अ टाइप ऑफ फोस्फोलिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन. ये एक फोस्फोलिपिड का टाइप है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की बनी हुई है, तो ये फोस्फोलिपिड का एक टाइप है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ लंग सर्फेक्टेंट टू प्रिवेंट एल्वेलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग. ये लंग के सर्फेस पे भी प्रेजेंट है जो कि एल्वेलाई को चिपकने से बचाने का काम भी करता है. लेसिथिन बच्चों एक टाइप का फोस्फोलिपिड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बना होता है. साथ ही साथ में लेसिथिन जो है वो बच्चों एम्फीपैथिक नेचर का होता है, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों ही कंटेन करता है. आई रिपीट, ये एम्फीपैथिक नेचर का होता है, इसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों होते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में होता है ग्लूकोज, 2 फैटी एसिड्स और
फॉस्फेट ग्रुप। तो सिंपल टर्म्स में सेल मेम्ब्रेन का ये क्या है, स्ट्रक्चरल लिपिड होता है। इसका फंक्शन क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में इसका ये हेल्प करता है, साथ ही साथ में इमल्सिफिकेशन में भी ये आपका एक रोल प्ले करता है। इसके सोर्सेज क्या होंगे बच्चों लेसिथिन के, एग यॉक जो एग के अंदर का येलोइश पार्ट होता है, सोयाबीन एंड इवन लिवर। तो लेसिथिन बच्चों ये आपके फोस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जितने भी हैं उनके स्ट्रक्चर में इसका मेन रोल है। तो इसी वजह से एल्वियोलर सरफेस का भी जो मेम्ब्रेन है उसको भी आपको ये चिपकने से बचाने का काम करता है। So lecithin is a phospholipid that is an important component of biological membranes and helps maintain membrane permeability. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने देखा बायोलॉजिकल टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट L। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजी कंटेंट के लिए साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning, keep growing, and keep exploring Science Quest with NKT. Thank you so much.